असफलता से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और संयम से बड़ा कोई गुण नहीं होता, लेकिन कुछ लोग असफलता के बाद अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन सियासत चलते रहने का नाम है। आज चलते चलते हम जिस शख्सियत के पास पहुँचे हैं वो छात्र जीवन से लेके संघर्ष करते करते यूपी सरकार में मंत्री तक का सफर तय किया है। हमारे साथ मेहमान है सुमेंद्र तोमर जी। साल 2012 में इन्हें बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया, फिर वापस ले लिया, लेकिन ये संयमित रहे, जनता के बीच बने रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और साल 2017 में फिर से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और प्रचंड जीत हासिल की। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, टिकट मिला, टिकट वापस हो गया, मोटिवेशन कैसे बनाए रखा? देखिए प्रतीक जी, हम लोग विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई हम लोगों की, और हम लोग कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, हम लोग एक साधारण परिवार से आए और संगठन ने जो सिखाया हम लोगों ने वही सीखा। और हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। और हम लोग विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा में काम करते हुए हम लोगों ने यही सीखा कि हमारे लिए पार्टी पहले है, व्यक्तित्व बाद में है। तो इसीलिए हम लोगों का प्रयास यही रहा, जो पार्टी के निर्देश हुए, पार्टी ने जो कहा वो हमने किया। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था आपका? पिताजी अध्यापक थे? पिताजी प्रिंसिपल रहे हमारे। हाँ, प्रिंसिपल थे। आप भी पढ़ने लिखने में काफ़ी अव्वल थे, ये सियासत में कैसे आ गए? देखिए, हम लोग पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय आए। जब मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आया तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। बिल्कुल। वहाँ छात्रों की, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से छात्र आते थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में ये आया कि हम लोगों को संगठन के माध्यम से उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसी के कारण छात्र राजनीति से जुड़ गए। फिर संगठन ने अवसर दिया तो छात्र संघ के अध्यक्ष बनने का अवसर वहाँ पर मिला। तो वही शुरुआत हुई, सब विद्यार्थी परिषद की देन है, संगठन के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिला। अच्छा, अक्सर देखा जाता है ना कि जब छात्र राजनीति में कोई आता है, चुनाव लड़ता है, अध्यक्ष बन गया, तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में बने रहना चाहता है। क्या करता है? एक आसान रास्ता चुनता है, या तो लॉ में एडमिशन ले लेता है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बाद 4-5 साल बने रहे। आपने सीधे फिजिक्स चुन लिया, उसमें पढ़ना भी पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर सियासत भी मैनेज करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, फिजिक्स क्या है, यानी हम लोग एनर्जी की स्टडी करते हैं, ऊर्जा का अध्ययन करना ही फिजिक्स है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे गुरुजनों का जो आशीर्वाद रहा, उन्होंने जो रास्ता दिखाया। 95 में हाई स्कूल, 97 में इंटर, 2000 में मैंने बीएससी किया, यानी लगातार अपनी पढ़ाई चलती रही। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तव में आदमी को बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। लेकिन मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 2004 में मेरा विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष का मेरा टर्म पूरा हुआ और मैं 2004 के बाद ही मैंने छात्र राजनीति छोड़ के मैं युवा राजनीति में, यानी युवा मोर्चा में मैं एक्टिव हो गया। और युवा मोर्चा में 14 साल फिर मैंने काम किया। प्रदेश सचिव बनाया गया था? मैं प्रदेश सचिव भी रहा, प्रदेश महामंत्री भी रहा, राष्ट्रीय मंत्री भी रहा, ये सभी दायित्व रहे मेरे पास। लेकिन मैं यही पूछ रहा था ना कि ये कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था? एक फिजिक्स का विद्यार्थी सियासत भी कर ले रहा है। देखिए, फिजिक्स ने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दिए हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, रज्जू भैया जी, इवन राजनाथ सिंह जी, ये सब लोग फिजिक्स के लोग हैं। और फिजिक्स, मैंने कहा ना, एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी भी सब्जेक्ट में हो, हम पढ़ाई भी करें, लेकिन जो सेवा के भाव से हम लोग, और समय का मैनेजमेंट, देखिए मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की आज सेवा कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, अपने नेता से, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग की कोशिश ये रहती है कम समय में बेहतर परिणाम दे सकें। फिजिक्स का विद्यार्थी अमेरिका गया, लेकिन फिजिक्स के लिए नहीं, सियासत के लिए। क्या था वो? नहीं, मैं स्टडी के लिए गया। हाँ, 1 साल के लिए आप? मैं 1 साल के लिए नहीं, वहाँ लगभग 25 दिन मैं स्टडी के लिए गया था। और हम लोग विविधता के लिए यहाँ पर, कि किस तरह से हमारी समानताएं क्या हैं। वहाँ जैसे हमारे यहाँ पर हर 50 किलोमीटर पे आप बोलचाल बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है। इसी तरह से अमेरिका के बारे में हम अध्ययन करने के लिए वहाँ पर गए थे और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन भी वहाँ पर हुआ। एक पूरा पैनल था हम लोगों का। तो हम लोग लगभग 25 दिन वहाँ पर रहे और वहाँ स्टडी जो किया वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, कि हम लोग किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और अपने देश का पक्ष रखने का अवसर भी हम लोगों को मिला। वो स्टडी आज भी काम आ रही है। आप दक्षिणी मेरठ सीट से आप लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। कहा जाता है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। पिछले 3 बार से तो वहाँ से बीजेपी जीतती आ रही है, 2 बार से आप जीतते आ रहे हैं। विपक्ष कहता है कि बीजेपी मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली, उन्होंने ये कहा कि पूरा देश मेरे लिए बराबर है, सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं।
और हम लोग तो विद्यार्थी परिषद में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़े तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारा इनायत हुसैन चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद से। आज भी हमारे पास सभी लोग आते हैं, हम सभी वर्गों का काम करते हैं, क्योंकि चुनने के बाद हम किसी एक पार्टी नहीं, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। हम पूरी विधानसभा के लिए काम करते हैं। तो आपको लग रहा है परसेप्शन बदल रहा है पश्चिमी यूपी में भी? देखिए, पूरी तरह से जिस तरह का काम हमारी सरकार कर रही है, धीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अल्पसंख्यक काफी संख्या में जुड़ना चाहता है। और माननीय योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है, तो उसका आकर्षण भी है और लोग जुड़ना चाहते हैं। वास्तव में देखिए, कोई व्यापारी वर्ग है या प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हैं, उन्हें विकास चाहिए और वो विकास से अपने आप को जोड़ना चाहता है। इसी कारण सभी वर्गों का आकर्षण आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आपने कहा कि सीएम योगी से जुड़ना चाहते हैं, इसी बीच सीएम योगी का एक बयान भी आ जाता है कि नमाज पढ़ना है तो शिफ्ट में पढ़ो, सड़क पे अराजकता ना फैलाओ, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और इसको विपक्ष इस तरीके से दिखाता है कि बीजेपी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है ऐसा करके। देखिए, विपक्ष ने हमेशा मुस्लिमों को डराने का काम किया है। हम लोगों ने सबके भले के लिए काम किया है। उन्होंने सिर्फ भाजपा का भय दिखाया, हम लोगों ने उन्हें अवसर दिए। आप देखिए, जो भी योजना आई है सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से मिला है। और जब नमाज की बात आती है, देखिए सार्वजनिक संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे हम इस तरह का कोई आयोजन ना करें, ये सभी पर लागू होता है। देखिए, जब लाउड स्पीकर की बात हुई तो मंदिर के लिए भी हुई, मस्जिद के लिए भी हुई, लेकिन हम किस चश्मे से देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये समझाना भी तो बेहद जरूरी है। हम समझाते हैं। हम लोगों ने कहा, देखिए लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस को बहुतायत सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता था मुस्लिम्स का। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? उनका पढ़ाई का स्तर सुधरा क्या? कहीं अच्छे हॉस्पिटल उन्हें दिए क्या? उनके जीवन स्तर में कहीं सुधार हुआ क्या? एसआईआर की बात कर लेते हैं। जब एसआईआर हुआ तो मेरठ में 6.5 लाख वोट कटे, लेकिन सबसे ज्यादा आपके विधानसभा में 1.5 लाख के करीब वोट कटे। विपक्षी नेता कह रहे कि 2027 में बीजेपी के लिए यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए, विपक्ष लगातार 2012 से यही बात कहता है, लेकिन 2012, 2017, 2022 लगातार वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो वोट कटे हैं, एक व्यक्ति ने कई जगह जो वोट बनवा रखे थे वो वोट कटे हैं। देखिए, हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, एक वोट एक व्यक्ति को डालने का अधिकार है, लेकिन हम 3-3, 4-4 वोट बनवाएंगे तो ऐसे वोट तो कटने ही चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि वोट कटे किसके हैं, चुनाव में किसको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, हम ये जानते हैं जिसके गलत बने हुए थे वो वोट कटे। ठीक बात है। 1.5 लाख वोट के बाद अब आपकी सीट पर करीब सिर्फ 3.5 लाख वोटर बचे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर 7,500 के करीब था, यही रहा होगा। और 2027 में फिर से चुनाव है। देखिए, 391 अभी वोट है हमारे, और मैं 8,000 वोटों से जीता था। लेकिन मुझे विश्वास है, पिछले 10 साल में मैंने जो अपने क्षेत्र की सेवा की है, इस बार हम 2017 से बड़ी जीत हासिल करेंगे। 2017 में हम लोग 36,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार हमने पूरे विकास, सभी को साथ लेकर चलने का काम, कहीं कोई वैमनस्यता नहीं, आपस में कहीं पार्टीबाजी नहीं। जहां लोग पार्टी समर्थक मान के लोगों पर अपना उन्हें आगे बढ़ाते थे, जो जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण में अपराध होता था, हमने उन सबको तोड़ा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम लोग 17 से ज्यादा इस बार बड़ी जीत करेंगे हासिल। पश्चिमी यूपी में क्या स्थिति रहेगी? पश्चिमी में हमेशा उत्तर प्रदेश की, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भाजपा के लिए बड़ी उपजाऊ है। पहले चरण की शुरुआत वहीं से हुई, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आए हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास का केंद्र बना है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई, जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, प्रदेश की पहली टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेरठ में शुरुआत हुई। RRTS जो देश की पहली ट्रेन है वो मेरठ के अंदर आ रही। खेल विश्वविद्यालय जो बना वो मेरठ के अंदर बन रहा है। यानी पूरे पश्चिम का केंद्र मेरठ और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का केंद्र पश्चिम है। जहां पूर्ववर्ती सरकारें पश्चिम की अनदेखी करती थी, तो आज पूरे पश्चिम को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम 2017 से ज्यादा सीटें पश्चिमी क्षेत्र में लेकर आएंगे और उत्तर प्रदेश में 2017 से ज्यादा सीटें हमारी यूपी के अंदर भाजपा की आएंगी। आपका जन्म साल 1980 में हुआ था। महज 45 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े राज्य के आप मंत्री हैं। सियासत के लिहाज से आपको बहुत युवा कहा जाएगा।
आपने बीजेपी की युवा मोर्चा में आप संयोजक भी रह चुके हैं। युवाओं का मन तो आप जानते होंगे। साल 2027 में चुनाव है, क्या लग देखिए, रहा है? मेरा यूपी का सौभाग्य है, हाँ। मेरा सौभाग्य है, मैं सबसे कम उम्र का छात्र संघ का अध्यक्ष बना हम्म, और उस समय सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता। हम्म, यानी छात्र राजनीति का सबसे बड़ा जो पीक मैं कह सकता हूँ छात्र संघ अध्यक्ष होता विश्वविद्यालय का। बिल्कुल। उसके बाद युवा मोर्चा में मैंने लगभग 14 साल काम किया। हम्म, ये कैंपस एम्बेसडर के और अनुराग ठाकुर जी जैसे नेता के साथ जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ उनका करते थे। आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा। बिल्कुल। हरीश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दयाशंकर सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसे अनुभवी लोगों के साथ मैंने काम हरीश किया। द्विवेदी जी की आप बात कर रहे हैं। हरीश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे जब मैं बिल्कुल। प्रदेश महामंत्री उनके साथ था। इतने अनुभवी लोगों के साथ मैंने काम किया, हम युवाओं में काम किया है। हम युवाओं को अच्छी तरह से समझ, देखिए युवाओं में वो ताकत है, युवाओं में वो टैलेंट है, सही दिशा की आवश्यकता है और वो सही दिशा में ले जाने का काम माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। आज स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, स्टार्टअप के माध्यम से हमारा नौजवान सिर्फ रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। युवा भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 100%। मैंने कहा हम हमेशा युवाओं के साथ रहते हैं। अभी मैं जब मेरठ गया तो 44 डिग्री टेम्परेचर था, 12 से 3 बजे का टाइम था, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पीक टाइम पे हम 14 किलोमीटर पैदल चले। वो युवाओं की तो ताकत थी कि 14 किलोमीटर लगातार पैदल चल रहे हैं। 14 किलोमीटर अभी आप पैदल चले और 14 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा विधायक बनने के लिए। ये भी एक लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि आप कह रहे सबसे युवा अध्यक्ष बने छात्र संघ के, आप युवा मोर्चा में लंबे समय तक रहे, लेकिन विधायक बनने में समय लगा है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, अपनी विचारधारा का, अपने विचार परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल। एक साधारण परिवार से निकले हुए नौजवान को उन्होंने 36 साल की उम्र में विधायक बना दिया। ये भी एक मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है अपने संगठन के प्रति कि संगठन ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है मैं 100% उसका रिटर्न करूं। मैं सभी जातियों को साथ लेकर चलूं और पार्टी को आगे बढ़ाऊं। आपके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, मेरठ से की, लंबे समय तक राजनीति की, एक भी मुकदमा नहीं है। पीआर अच्छा है क्या आपका? देखिए, हम लोग राजनीति और शिक्षा दोनों को साथ लेकर चले। मेरे पास अभी कुछ लोग मिलने आए थे, तो उनमें एक बच्चा था। बच्चा वैसे तो इंटर किया था उसने, जो उसने बताया कि मैंने इंटर किया, तो मेरा अगला सेंटेंस यही था उसके लिए कि पहले आप पढ़ाई पूरी करिए अपनी। इतने मैंने उनके पापा से कहा कि अभी से लखनऊ मत लेके आना, ये पहले ग्रेजुएट हो जाए। हम हमेशा प्रयास यही करते हैं, जो भी युवा हमें लगता है कि अभी जल्दी है उनके लिए, हम कहते हैं पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद में अवसर मिलेगा, आप पूरी समाज की सेवा करो, लेकिन पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करिए। हम पहले पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद क्षेत्र में। पढ़ाई के साथ साथ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल आप ही हैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए। आपने पढ़ाई भी की, उसके साथ राजनीति भी की और आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। देखा, मेरा प्रयास यही रहता है कि हम लोग उन युवाओं को जो वास्तव में अच्छी सोच के साथ सर्व करना चाहते हैं, सोसाइटी में सर्व करना चाहते हैं, देश के लिए सर्व करना चाहते हैं, उन्हें आगे लेकर चले। लेकिन एक समय पर, समय से पहले यदि कोई काम किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी देगा। साफ सुथरी छवि का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रयास हमारा यही रहता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन सभी लोग एक मन के नहीं होते, सभी समर्थक नहीं हो सकते, सबका अपना अपना एजेंडा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा है, हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से काम करते हैं। अपना प्रयास ही रहता है कि आंतरिक रूप से हमारी आत्मीय शक्ति ठीक होनी चाहिए और उसी मन से हम लोग काम करते हैं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव, फिर साल 2024 का लोकसभा चुनाव। पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी देखने को मिली, युवाओं की नाराजगी देखने को मिली, अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं रहा। फिर आपने वहां से किसान आंदोलन को भी, युवाओं के बीच बीजेपी को भी पकड़ मजबूत बनाने में आपने बहुत की रोल प्ले किया। 27 में चुनौती कितनी बड़ी है और क्या तैयारियां हैं? 24 के चुनाव में कुछ भ्रांतियां फैलाने का काम विपक्ष ने किया। संविधान, आरक्षण, इस तरह के मुद्दे से भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन अब सब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया है। हम लोग 2027 की तरह पूरी तरह तैयारी में हैं और हम लोग वो दल नहीं है जो चुनाव के समय पे दिखाई देते हैं। हमारा कार्यकर्ता और हम स्वयं जैसे ही हम लोग चुनाव जीतते हैं, हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हम लोग क्षेत्र में रहते हैं अगले दिन से। जातीय समीकरण को लेकर बहुत सवाल किया जाता है बीजेपी में। आप पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े नेता है, बीजेपी के तो सबसे बड़े नेता है।
परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। देखिए, जब हम काम करते हैं तो काम करते हुए हमारा प्रयास ये रहता है हम अच्छे मन से काम करें। अच्छे मन से काम करेंगे, नेक नियत से काम करेंगे तो परफॉर्मेंस तो अपने आप ही अच्छी आएगी। और जिस समाज से मैं हूँ, देखिए 1857 की क्रांति का जनक वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से की, हम उनके वंशज हैं। हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना, चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमेशा लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी को 90% समाज हमारा वोट करता है। इस बार हमारा प्रयास है कि उसे हम बढ़ाएं, और प्रयास भी है, उस दिशा में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज हमेशा विकास के लिए, धर्म के लिए और हमेशा देश के लिए काम करता है। आप इसको चैलेंज के रूप में नहीं मान रहे? देखिए, चैलेंज राजनीति में ना हो तो फिर राजनीति किस लिए है? चैलेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी मार्च में ही अखिलेश यादव ने दादरी से अपने चुनावी शंखनाद कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं चुनावी शंखनाद कर दिया, और बिगुल फूंक दिया कि पश्चिमी यूपी में तो इस बार अपना किला बना के रहेंगे हम। अच्छी तरह से लोग जानते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुजर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यादव समाज भी वो अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव जी सिर्फ सैफई तक सीमित हो जाते हैं। ये वहाँ के बागपत का यादव हो, चाहे गाजियाबाद का यादव हो, चाहे बुलंदशहर का यादव, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे पास सभी जातियां वहां जुड़ी हुई है, और अखिलेश जी ने जो दादरी की रैली की है, देखिए रैली तक ही सीमित रह जाएगी, वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। पीडीए पे मैं आना चाह रहा हूँ। आपने कहा कई जातियों का जिक्र किया, अखिलेश यादव एमवाई से पीडीए की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं, और पीडीए बड़ा मायने रखती है जब पश्चिमी यूपी की बात होती है। तो देखिए, एक तो मेरा निवेदन ये है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए कहना वास्तव में अपने आप एक ऐसा जैसे मजाक किया जा रहा हो। जैसे क्यों? सही माने में पीडीए यदि देखना है, हम लोग चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हम लोग संगठन हो चाहे सरकार, हमेशा सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि हम अल्पसंख्यक को भी साथ लेकर चलते हैं। उनका पीडीए सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। जब वो चुनाव लड़ाते हैं तो पीडीए परिवार तक रह जाता है, सत्ता में आ जाते हैं तो सारा काम वो परिवार ही देखता है। साल 2024 में अखिलेश जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आरोप लगा रही है बीजेपी की पीडीए आपका परिवार तक सीमित है, आप परिवार तक रहते हो, वो कह रहे कि बीजेपी से जाके कह दो अपना परिवार बढ़ा लेते। नहीं, हम तो बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का परिवार छोड़ के लोग हमारे पास आए। आपने देखा होगा उन्हीं के विधायक हम टूट कर आ रहे हैं। देखिए, आप किसी के उनकी और आपने मंत्री भी बना दिया आप लोगों ने। मैंने कहा हमारे पास सबका स्वागत है। जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, जो राष्ट्र की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, भगवान राम मंदिर के वहां पर लोग दर्शन करने जाए, उन्हें रोका जाए, आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, वो आस्था के साथ हमसे जुड़े। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, लेकिन उन्हें परिवार को संभालने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है और लोग परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, आप दोनों जगह प्रभारी रह चुके हैं। प्रभारी का काम होता है नीतियां बनाना, लेकिन चुनावी लिहाज से देखा जाए तो यूपी सबसे मुश्किल राज्य है। इस बार क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सपा के लिए तो ये मेक या ब्रेक वाली स्थिति है ये चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बिहार चुनाव में भी थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव ने एक आईना दिखाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल ने ये दिखा दिया है कि हम लोग मोदी जी की नीतियों के साथ, विकास की नीतियों के साथ, केंद्र की योजनाओं के साथ, और उत्तर प्रदेश में तो हमारे पास इतना करिश्माई चेहरा है, जहां योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, जहां देश ही नहीं विदेश में भी उनकी चर्चा हो, तो ऐसा नेता हमारे पास है। तो लोगों में आकर्षण है। योगी जी जहां जाते हैं अपने आप ही आप देखिए किस तरह का माहौल हो जाता है। इसमें दो सवाल है, आपने बिहार का जिक्र किया, आपने बंगाल का जिक्र किया। बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, एक लहर है। आप 2024 को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। इस बार फिर से राहुल जी, अखिलेश जी साथ आने का दावा कर रहे हैं, तो क्या इसका असर नहीं रहेगा, या बीजेपी सिर्फ इसी बात से खुश है कि बंगाल और बिहार हम जीत चुके हैं तो यूपी भी जीतेंगे? नहीं, हम अपने परिश्रम पे विश्वास करते हैं। देखिए, माहौल बनना अलग बात है, लेकिन हमारा परिश्रम आप जमीन पर देख सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता 44 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे अभी भी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन लगातार लोगों के बीच में रह के, हम कार्यकर्ताओं को हमेशा काम देके रहते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए आंदोलन नहीं करते, हमारे लगातार सतत प्रक्रिया है संगठन की, लगातार काम चलता रहता है। हमारा वो संगठन है जो पन्ने तक पहुंच गया है। हमारा संगठन बूथ पे मजबूत है, बूथ पे हमारी कार्यकारिणी है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग 2024 को भी ध्यान में रखे हुए हैं। जिस तरह से भ्रांति फैलाने का काम किया था, हमारा
कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर उन सब चीज़ों को बता भी रहे हैं। जो भ्रांतियां इन्होंने फैलाई थी लोगों की समझ में आ गई हैं, और देखिए उसी का कारण है हर जगह बेहतर परिणाम आ रहे हैं। तो अब नई भ्रांतियां लेके आ रहे हैं ना। कथित तौर पे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए ऑडिट, एक रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, पीडीए ऑडिट रिपोर्ट, कह रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण छीन के अगड़ों को दिया जा रहा है। देखिए मुझे लगता है अखिलेश जी के मुंह से ये बातें ठीक नहीं लगती। वही अखिलेश जी जब भर्तियां होती थी तो उनमें यदि मैं एक जाति की भी बात करूं ना, तो वो जाति भी एक क्षेत्र तक सीमित रह जाती थी। वो पीडीए की बात ना करें, यानी उन्हें यादवों में भी अपने क्षेत्र का यादव यादव है, बुलंदशहर का यादव यादव नहीं है, बागपत का यादव यादव नहीं है, वो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। वो पीडीए की बात करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ये कॉपी जो है इसको मैं घर घर तक बंटवाऊंगा। हम तो चाहते हैं, देखिए हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको सही रूप से समान रूप से। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और राहुल जी जो फिर से संविधान का पन्ना लहरा रहे हैं, रायबरेली में संविधान का पन्ना लहराया और पीएम मोदी को लेकर, अमित शाह जी को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिए उन्होंने। देखिए आप लोग को याद होगा संविधान के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री की प्रतियां फाड़ने का काम इन्हीं राहुल गांधी जी ने किया था। और राहुल गांधी जी संविधान के प्रति कितने गंभीर हैं, देश के प्रति कितनी गंभीर हैं। चुनाव होने के बाद जब काउंटिंग का नंबर आ रहा था, आपने देखा होगा 5 प्रदेश का चुनाव हुआ, हमारा संगठन योजना बना रहा है और वो घूमने के लिए विदेश चले गए। ये उनकी गंभीरता है देश के प्रति। इसको कंक्लूड कर लेते हैं। काफी देर तक राहुल अखिलेश जी को मैंने मिला के पूछा, आप सीधा सीधा बताइए, अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और सपा एक साथ आती है चुनाव लड़ने, इसका क्या असर होगा? क्या बीजेपी से चैलेंज मानती है या फिर बीजेपी की रणनीतियों में कोई चेंज नहीं आने वाला? देखिए हम अपनी रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो दोनों भाई एक जैसे हैं, साथ आए और अच्छा है, साथ है और अच्छा है। मैंने कहा दोनों भाई एक जैसे हैं। ठीक बात है। उनकी जोड़ी बार बार परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, राहुल और अखिलेश जी की जोड़ी अच्छी तरह से पूरा प्रदेश और देश जानता है। और पीडीए की काट, अगर नैरेटिव की बात करें तो मैंने कहा सही मायने में पीडीए देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ठीक बात। उनका पीडीए सिर्फ दिखावा है, एक छलावा है। पीडीए यदि सही मायने में देखना तो भारतीय जनता पार्टी के क्या कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसी पीडीए का एक नज़ारा पेश किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हम लोग हमेशा से ही, इससे पहले भी जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ उसमें भी सभी जातियों को लेकर चले। समय के अनुसार हमारी पार्टी जो आवश्यकता उस हिसाब से निर्णय लेती है और सामूहिक निर्णय लेती है। समाजवादी पार्टी हमेशा आप लोगों के ऊपर आरोप लगाती है पश्चिमी यूपी को लेकर कि एक खास जाति को ही आप लोग तरजीह देते हैं, सभी जातियों पे ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है अखिलेश जी को खुद सोचना चाहिए। जब वो खुद सत्ता में थे तो उन्होंने बाकी जातियों को क्या दिया? उनकी प्रायोरिटी पे सिर्फ एक वर्ग रहता है, उसी वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। मेरठ का जिक्र करते हैं। मेरठ की अब्दुल्ला कॉलोनी में डेमोग्राफी चेंज को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कई दावे किए आपने, कड़ा रुख भी अपनाया, एक्शन भी लिया। अब इसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि 27 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिमी यूपी में जानबूझकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए हम आवश्यकता के अनुसार जहाँ कहीं गलत हो रहा है, कहीं मुस्लिमों के साथ गलत होता है तो वहाँ भी साथ खड़े होते हैं। आप कभी भी आइए, जब हम लोग बैठते हैं और जन सुनवाई में हमारे पास आप देखेंगे बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं, हम उनके भी काम करते हैं। अपराधी कोई भी हो हम उसके खिलाफ है और सही व्यक्ति कोई भी हो हम उसके साथ है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जो बात आपने करी, देखिए प्रचारित करना गलत है। आप वर्ग विशेष, धर्म विशेष को लेकर वहां पर कहेंगे हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये गलत है। ठीक है, वहां कोई आना नहीं चाहता, एक अलग बात है, लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते कि आएंगे नहीं, आप रोक नहीं सकते किसी को। धर्मांतरण हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा रहा धर्मांतरण भी। इसके लिए आप जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी कहा जा रहा है कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल करेंगे, हम लोग सख्त कानून लेकर आएंगे और कोई नाम बदलकर यदि हमारे परिवार के बच्चों को बहकाने का काम करेगा तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मायावती को कितना रिलेवेंट मानते हैं अब आप यूपी की सियासत में? चूंकि चुनाव आ रहा है, वो भी धीरे धीरे एक्टिव हो गई हैं। कांग्रेस के कुछ नेता उनसे मिलना भी चाह रहे थे, हालांकि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ये किस तरीके का ट्रायंगल चल रहा है? देखिए मायावती एक बहुत बड़ी नेता है। मैं सुश्री बहन मायावती जी का सम्मान भी करता हूँ और उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को लेकर बड़ा काम किया है और वो राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और हर दल यही प्रयास करता है कि वो अपने संगठन को बड़ा करे। उस दिशा में वो भी आगे बढ़ रही है, लेकिन वो उनकी सूझबूझ
वो कई बार मैंने देखा है कि कोई अच्छा काम होता है तो उसमें प्रशंसा भी करती है। हम्म। वो हर चीज में महिला सिर्फ आरक्षण राजनीति, बिल। मैंने कहा हर चीज में सिर्फ राजनीति नहीं देखती, हम्म। तो ये अच्छी बात है और एक सुलझे हुए राजनीति की पहचान है। नहीं तो आप उनको रिलेवेंट मानते हैं कि नहीं? यूपी की सियासत में उनका अब बड़ा असर नाम है। देखिए आज भी मायावती जी के प्रति लोग का सम्मान है, आज भी उनका वोटर जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आखिर में 27 को लेकर एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं। 2027 चुनाव को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्योंकि आप 45 साल की उम्र में भी सियासत के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। देखिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और विश्वास जब किया जाता है, जब मैं यदि परीक्षार्थी हूँ, मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कैसी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, उस तैयारी के ब्याह पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग 2017 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। 2017 से ज़्यादा सीट, ठीक बात है। आखिर में हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ एक नाम लूँगा, आप फटाफट जो भी आपके दिमाग में आएगा एक शब्द बताइएगा उस चेहरे के बारे में, और कोई अगर आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं जवाब देना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए वो करिश्माई चेहरा है जो देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। सीएम योगी। सीएम योगी जी एक बड़ा चेहरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बना रहे हैं और बीमारू राज्य से एक सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ आगे लेकर चले उत्तर प्रदेश को। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को देखिए लोगों ने जांचा परखा, अवसर दिया, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराधियों का प्रदेश, दंगा प्रदेश बनाने का काम किया। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी के बारे में पूरा देश जान चुका है और उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। सोमेंद्र तोमर। देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस विचारधारा हूँ, मेरे लिए देश पहले है, देश के लिए मैं सर्व करूँ, सोसाइटी के लिए सर्व करूँ, ये मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। Amen. तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD यूपी।